So welcome everyone, and we are going to continue this chapter of alternating current. उस दिन हमने अल्टरनेटिंग करंट में क्या देखा था, आपको याद है? तो हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट में किस तरह से AC व्हेन इट इज अप्लाइड टू रजिस्टर हमने देखा, ठीक है? तो AC अप्लाइड टू रजिस्टर को हमने अब तक देखा है, और उसके बाद हमने दूसरा AC अप्लाइड टू इंडक्टर। तो इंडक्टर को पूरा नहीं किया था शायद हमने, है ना? AC व्हेन अप्लाइड टू इंडक्टर, तो क्या होता है इसको हम देख रहे थे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन हमने क्या देखा था कि जब किसी भी सर्किट में हम इस इंडक्टर को लगा देते हैं, तो हमने प्रूव किया था कि अगर इसका इंडक्टेंस L है, ठीक है, और इस इंडक्टेंस L को हमने AC लगा दिया, ये है AC, तो इसमें हमने बैक EMF को कहा था कि टोटल EMF जो बनेगा वो होगा L di/dt, है ना? L di/dt, इस तरह से हमने इसको देखा था, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हो और करंट को अगर आप मानते हो I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t, इस तरह से अगर मानते हो, तो इसमें I क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। I का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। और I0 क्या होता है? I0 इज द मैक्सिमम करंट, या इसी को पीक करंट भी कहा जाता है। मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम करंट हो सकता है सर्किट में। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इसको हमने अब तक देखा है, और फिर हमने इससे प्रूव किया, इस I को अगर यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो हमने देखा कि किस तरह से आपका E बन जाता है E0 cos ओमेगा t। ये क्या बन जाता है? E0 cos ओमेगा t। ध्यान से देखिए इसको बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि EMF जो है वो cos ऑफ ओमेगा t है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज E0 साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्या कॉस थीटा होता है? हाँ बिल्कुल, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस shows that there is phase difference, there is a phase difference of π/2। यहां पर फेज डिफरेंस कितना है? π/2 बिटवीन करंट, आपका जो करंट है I उसके बीच में, एंड EMF के बीच में, एंड EMF, ठीक है। तो दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा π/2, ये पहला चीज। अब इसके बाद, अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसको कहा जाता है इसका वेव फॉर्म।
सब लोग ध्यान दीजिए। अब इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि यहां पर कौन साइन है कौन कॉस है। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर I को हमने डिफाइन किया है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट रहेगा आपका वो साइन वेव होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हुआ करंट। लेकिन E क्या है? E है E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को अगर ड्रॉ करना है हमें, तो कॉस कैसे ड्रॉ किया जाता है पता है आपको? कॉस चालू होता है यहां से और उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूं, तो देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। यहां से ये रहे आपके पॉइंट्स, so this graph comes like this, यहां से यहां तक इस तरह जाता है ना, और यहां से आगे कंटिन्यू करके यहां तक। तो ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को कहा जाता है कॉस ग्राफ। तो ये है आपका E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देखो, हमने ये दो साइन और कॉस वाले ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर लिए। ये वेव फॉर्म है, ये ईएमएफ का है और ये करंट का है। अब इसमें दूसरा एक चीज होता है जिसका नाम है फेजर डायग्राम, ठीक है। दूसरा होता है जिसका नाम है फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम क्या होता है, इसको भी ड्रॉ करते। जैसे रेजिस्टेंस में हमने ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम क्या दिखाता है? फेजर डायग्राम शोज द कि कौन सा आपका कंपोनेंट कितने फेज एंगल पर है, ये दिखाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस मान लिया, अब इस एक्स वाई एक्सिस पर सबसे पहले अगर आप कंसिडर कर देंगे तो देखिए, यहां पर ये हो जाएगा सबसे पहला, और इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये है आपका करंट, ठीक है, ये है करंट। और इस करंट को हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये है करंट आई, ओके, इंस्टेंटेनियस करंट आई। अब इंस्टेंटेनियस करंट आई और ईएमएफ, इनमें जो फेज डिफरेंस है, तो वो फेज डिफरेंस कितना है बेटे? फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। अभी अभी हमने प्रूव कर लिया, फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 है। अगर ये फेज डिफरेंस है पाई बाय 2, तो अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आई से ईएमएफ 90 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब आगे होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा आपका ईएमएफ जो रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और इसको नाम दिया जाएगा E। ये है आपका E, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, विच इज पाई बाय 2, है ना। सो दोनों में फेज डिफरेंस है फाई
इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर आगे आए भी तो आगे हो सकता है। नहीं, यहां पर बेटे ईएमएफ आगे होता है, ईएमएफ लीड्स द करंट, क्योंकि सबसे पहले जब करंट बदलेगा तो बैक ईएमएफ जो जनरेट होगा वो एल में तैयार होगा। ठीक है, सबसे पहले ईएमएफ जनरेट होगा, वो लीड करेगा फॉरवर्ड, इसलिए आगे की तरफ रहेगा आपका ईएमएफ। तो यहां पर एक नोट लिखना जरूरी है, हियर ईएमएफ लीड्स द करंट, here EMF leads the current by phase angle π/2। लीड्स का मतलब है आगे बढ़ रहा है ना, लीड मतलब क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब किसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि हियर करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड EMF by π/2। तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, दोनों लिखने के सही तरीके हैं। तो क्या यहां तक समझ में आया? हमने इसका वेव फॉर्म ड्रॉ किया, हमने इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब इंडक्टर हम अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में, मतलब एसी सर्किट में, तब उसमें इंडक्टर में जो ईएमएफ है, तो इंडक्टर का ईएमएफ आगे होता है करंट के बाय फेज एंगल π/2, जो ग्राफ से भी दिखाया गया है, जिसको वेव फॉर्म कहा जाता है, और दूसरा जो डायग्राम है उसको फेजर डायग्राम कहा जाता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया पूरा? समझ में आया ये चीज? चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे when AC is applied to कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को AC अप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, इसको हमें देखना है। तो चलिए चलते हैं एक AC सर्किट में। इस AC सर्किट में यहां पर लगवाना है कैपेसिटर, यहां पर है AC। तो चलो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां पर लगा दिया। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहां पर मैंने लगवाया है AC अल्टरनेटिंग करंट। ये है कैपेसिटेंस C। अब भाई जानने लायक तो बात ये होगी कि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव रहा, ये निगेटिव रहा, है ना, तो जाके ये वाला जो प्लेट होगा ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ये वाला प्लेट निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच में जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है वो अगर है E, ऐसा मान लेते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो पोटेंशियल डिफरेंस across plates of capacitor is equals to let's say E। ठीक है, इंस्टेंटेनियस है, बदल सकता है ना, ये बदल रहा है। और कंसिडर करिए कि लेट I इज द इंस्टेंटेनियस करंट, जो
इंस्टेंटेनियस करंट होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट है मान लो I। ठीक है, अब बेटे ध्यान से देखो, अगर इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को हमें लिखना है कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला हमने देखा था पोटेंशियल का, क्या फॉर्मूला है बोलो? कैपेसिटर पोटेंशियल चार्ज, C is equals to Q by V। हाँ, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं Q इक्वल्स टू होता है C इंटू V, और V जो है यहां पर वो है E। ठीक है, और अब मैं लिख सकता हूं कि लेट EMF अप्लाइड, इसको जो हमने EMF अप्लाई किया तो वो EMF अगर है E0 साइन ओमेगा टी, AC का EMF है इतना जो हमने अप्लाई कर दिया, तो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? सो वी विल से दैट कैपेसिटर करंट जो होगा I, वो होगा dq बाय dt। इसका मतलब d बाय dt ऑफ C इंटू E। तो इसका मतलब ये हो जाएगा C इंटू E0 साइन ओमेगा टी। क्यों भाई? इस तरह से होगा, तो इसका मतलब C बाहर आया, E0 बाहर आया, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। ध्यान दीजिए, तो ये आया। तो बेटा अब अगर ये जानने लायक बात है कि इसमें I मुझे दिख रहा है, अब ये जो इनिशियल जो टर्म होगा तो ये I0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉस ओमेगा टी आया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो मैं बोल सकता हूं वेयर CE0 should be equals to I0। अच्छा, इंटू ओमेगा भी रह गया यहाँ पर, ओमेगा, हाँ, तो ये ओमेगा, वेयर ओमेगा CE0 इक्वल्स टू I0, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके ओमेगा टी का इंटू ओमेगा भी हो जाता है, तो ओमेगा भी आएगा। अब इसमें से जैसे ओम्स लॉ में करते हैं हम, E0 अपॉन I0 अगर हमने कर दिया तो E0 अपॉन I0 यहां पर क्या आएगा? 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C, ऐसे आए। अब इसको ध्यान से देखो, मैंने इसमें कहा था आपको कि मेरे बच्चों ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर को कुछ रेजिस्टेंस होता है क्या? नहीं। दिस टर्म, ये जो टर्म है आपकी, दिस टर्म इज सिमिलर टू ऑपोजिशन offered by capacitor to AC। AC ने AC को इस करंट को कैपेसिटर ने जो अपोजिशन दिया है वो उसके बराबर है, और इसलिए दिस इज डिफाइंड एज रिएक्टेंस। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने रिएक्टेंस का फॉर्मूला बोला था आपको, इसको रिएक्टेंस कहा जाता है X, और ये कैपेसिटर की वजह से इसलिए इसको X सफिक्स C इस नाम से हम डिनोट करते हैं, X सफिक्स C। तो यहाँ पर ये जो XC होगा E0 अपॉन I0, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
ओमेगा सी, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुछ समझ में आया? ओके, तो इस तरह, तो ये बात है। तो इसको अगर आप अच्छे से इस तरह समझेंगे तो कैपेसिटर में पूरा ये बात समझ में आ जाएगा। सो फास्ट लिखिए और इसको कंप्लीट करिए। XC equals to 1 upon omega C becomes the formula. तो हमने क्या किया यहाँ पर? हमने AC लगाया, किसको? कैपेसिटर को। जैसे AC लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना आया? E, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना बना? I। Q अगर चार्ज है एट एनी पॉइंट T तो Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है, तो Q इक्वल्स टू CV, V मतलब क्या है? E, तो मैंने CE लिख दिया। लेकिन जो E आपने अप्लाई किया है वो कितना है? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो उससे मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि कैपेसिटर करंट जो होगा आपका I इक्वल्स टू DQ बाई DT। क्यों भाई? जो बनेगा D बाई DT ऑफ C, और इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन cos इंटू ओमेगा, तो ये बना ओमेगा सी ई नॉट आई नॉट। यहां से ई नॉट बाय आई नॉट हमने ढूंढा, और इस टर्म को हम नाम दे रहे हैं रिएक्टेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बन गया जिसको हमने नाम दे दिया है रिएक्टेंस। XC, XC का मतलब होता है कैपेसिटिव, जो कैपेसिटर सर्किट में है, इसलिए रिएक्टेंस इन कैपेसिटर। पिछली बार हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। इंडक्टर का कैपेसिटर रिएक्टेंस हमने देखा था। ये किसका है? कैपेसिटर का है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी होगा। कुछ समझ में आया? क्लियर? इस तरह से। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सो हियर वी कैन राइट हियर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर है, तो हमें जो करंट मिला, करंट क्या मिला है? करंट मिला है हमें आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये तो यार पहले के जैसा नहीं है, ये तो पहले से काफी अलग है, एकदम एग्जैक्टली उल्टा है। इंडक्टर का एग्जैक्टली उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। तो इसका वेव फॉर्म कैसे होगा? चलो इसके वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए ये है आपका XY एक्सिस, और इस पे EMF है साइन ओमेगा टी। ये इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर आपका जो EMF है वो साइन ओमेगा टी है, तो लिखना पड़ेगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आपका करंट है वो क्या है? कॉस ओमेगा टी, तो उसको कॉस वेव से हम डिनोट करेंगे, तो कॉस वेव। तो इस तरह से देखिए, तो इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, ये ध्यान में रखना होगा हमें। ये जो कॉस वेव होगी इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं होता इसका।
क्योंकि करंट है ना वो, समझे? तो ये कॉस वेव है, ये मैक्सिमम इसका, ये है आई नॉट, ये है माइनस आई नॉट। क्लियर? तो ये जो बना, सो दिस इज आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस तरह से ये दोनों जो है ये आपके वेव फॉर्म्स बनेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और उसके साथ साथ अब आपका हमें ड्रॉ करना है इसका फेजर डायग्राम। आइए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा? देखिए, तो सबसे पहले इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस, जिसपे एक्स एक्सिस पे अगर आप कंसिडर करते हैं करंट को, तो ईएमएफ अब आगे रहेगा क्या? नहीं, ईएमएफ पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा, क्योंकि करंट कॉस है और आपका जो ई है वो साइन है। तो मतलब करंट आगे और ईएमएफ पीछे, इस तरह। तो अगर ये है आपका करंट आई, तो पीछे रहेगा ई, ठीक है? और दोनों में जो एंगल, फेज एंगल रहेगा π/2। इस तरह। क्लियर? एंड दिस विल बी द फेजर डायग्राम, जिसमें ईएमएफ लैग्स द करंट, इसमें लिखना होगा हमें। ओके, तो यहां पर लिखवा देता हूं। सो वी विल राइट दैट हियर EMF lags behind current by π/2. Is it clear to all? Very nice.